जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बेसिकली आपको कुछ खास नया तो लगेगा नहीं, क्योंकि 8 चैप्टर से रिलेटेड है जो। और ये जो चैप्टर है आपका 9 नंबर का चैप्टर है, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति के एप्लीकेशंस बोलो या फिर ट्राइगोनोमेट्री एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। कुछ खास तो नया लगेगा नहीं आपको, बस अंतर इतना है कि हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति है क्या सो। और इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करेंगे। याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब मैंने 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का हमारे जिंदगी में हर दूसरे चीज पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। हर दूसरे चीज पे आपको त्रिकोणमिति का यूजेस देखने को मिलेगा। हमारे जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने आपको बोला था कि त्रिकोणमिति आपका सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक टोटल होल एक शाखा है, एक ब्रांच है मैथ का। मैंने आपको बताया था, याद करो, ठीक ना। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि त्रिकोणमिति का बेसिकली यूज हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि जितने आप लोग बोल लो कि खगोल विज्ञाता आप लोग बोल लो, या फिर यूँ बोल लो कि जो तारों के बीच का डिफरेंस, जो ग्रहों के बीच का डिफरेंस, जो हम लोग चांद तारों के बीच का डिफरेंस बोल लो, हमारे की पृथ्वी से चांद का डिस्टेंस, पृथ्वी से इस ग्रह का उस ग्रह का उसका डिस्टेंस जो हम लोग मापते हैं, किससे मापते हैं? त्रिकोणमिति से। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ जो हम लोग फोन में लोकेशन देखते हैं कि कहाँ है मेरी वाली, है देखते क्यों नहीं, ट्रेस करते हो ना। तो बस वो जो लोकेशन ट्रेस करते हो आप लोग कि ये आदमी, ये फलना आदमी उस जगह पे है, वो उस जगह पे है, तो उस जगह को जो एकदम करेक्ट लोकेशन वो बताता है कि इतने डिस्टेंस पर, वो कैसे बता पाता है? कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का यूज करके। जो जहाज चलती है समुद्र में, उसमें जो सोनार रडार वगैरह ये सब लगी हुई होती है, कैसे काम करती है भाई साहब? यही त्रिकोणमिति बाबा की मदद से। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, अगर मैं आपको कुतुब मीनार के सामने खड़ा कर दूं और अगर आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज है, तो आप लोग बस देख कर त्रिकोणमिति उस कुतुब मीनार का हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो मोटा मोटी आइडिया लग गया आपको। और बेसिकली इस चैप्टर में कुछ खास चीजें हैं नहीं इंट्रोडक्शन में बताने को। ये 4 चीजें बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में बताऊंगा, जो कि मैं इस चारों के बाद बताऊंगा, ठीक ना। बस इतना कर लीजिएगा तो आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कुछ खास स्पेशली इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं लिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं 2 प्रश्न भी बता दूंगा आज की इस वीडियो में, ठीक ना। और उससे पहले डिस्क्लेमर, चेतावनी, जो बोल रहे हैं आप लोग बोल लो, ठीक ना, आप लोग के लिए, ठीक ना, कि ऐसे बच्चे जो नए बच्चे हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, या फिर जिन्होंने 8 चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक ना, वो एटलीस्ट तो कम से कम अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर अच्छे से लेना है, एक एक चीज को फील करना है, तो कम से कम तो 8 जो चैप्टर का मैंने 2 इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है उसको तो देख लीजिए, ठीक ना। और बाकी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आपको नहीं भी देखना, अगर आलस आता है, तो आप लोग यहां से भी कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको 9 नंबर का अध्याय समझ में आएगा पूरा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए जी, ठीक ना। और बेसिकली ये जो 9 नंबर का अध्याय है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें जो सबसे बड़ा वाला प्रश्न होता है ना, वो बड़ा वाले प्रश्न जो होता है उसमें से एक प्रश्न आपको इसी चैप्टर से आता है। मैंने आपको बोला था कि याद कीजिए 8 और 9 चैप्टर को मिलाकर एक बहुत बड़ा वेटेज बनता है, ठीक ना। करीबन 10, 7, 8, 9, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक पहुंच जाता है दोनों चैप्टर को मिलाकर। तो 12 नंबर उन्हें समझ रहे हो जी, है 2% से ज्यादा मार्क्स सबका बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें थी। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि आपका 7 गो एग्जाम्पल है इस टोटल चैप्टर में, और आपको करीबन 12 या 13 कुछ एग्जाम्पल है। बस एक ही को एक्सरसाइज है 9.1, ठीक ना, उस एक्सरसाइज में, ठीक ना। कितना प्रश्न है थोड़ा मैं देख लूँ, एग्जाम्पल नहीं प्रश्न थोड़ा देख लेता हूँ। 16 है। तो 16 उधर और इधर 7, बस इतने प्रश्न है, कर लीजिएगा तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म, और आपका सबसे बड़ा नंबर का प्रश्न आपके पॉकेट में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिए, जो हमें टॉपिक समझना है वो आपके पास पाला नंबर में क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, तीसरा में आपके पास उन्नयन कोण, और चौथा में आपका अवनमन कोण, ठीक ना। तो इनको समझेंगे एक जो हमारा डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करेंगे। आप लोग सबने पतंग तो उड़ाया होगा ना, ठीक है, तो बस उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप, ठीक ना, ये आप प्यारे से, ठीक, ये आपका, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक ना, और आप यहां दूर कहीं पे आपका पतंग उड़ रहा है, उसको आप लोग आराम से निहार रहे हो,
ठीक ना। तो जो आप लोग यहां से जो इस पतंग को देख रहे हो ना, इस पतंग को देख रहे हो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी बनी, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, दृष्टि रेखा बोलते हैं इसको। और जब आप यहां पे खड़े हो और जब आप लोग सीधे देखते हो कोई वहां पे आ रहा है, या फिर जब आप लोग एकदम सीधे जब देखोगे, एकदम जब इस तरह का आप लोग स्ट्रेट देखोगे, तब इस जो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम लोग, इसको क्षैतिज अस्तर बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्षैतिज अस्तर बोलते हैं। बहुत कोई इस लाइन को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ठीक, समय समय की बात है। और ये क्षैतिज अस्तर हमेशा जो भूमि होता है आपका, उसके पैरेलल होता है, याद रख लीजिएगा। सिंपल सा बात। तो दृष्टि रेखा, जिस वस्तु को आप लोग देख रहे हो, ऊपर में जो आपकी वस्तु उड़ रही है, जो ऊपर में है आपकी वस्तु, ठीक ना, उस वस्तु और आपके नेत्र के बीच में जो स्ट्रेट लाइन काल्पनिक रेखा बनेगी, उस रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। और जो आप लोग सीधे देखोगे उसको हम लोग क्षैतिज अस्तर बोलेंगे। या फिर हो सकता है कि जमीन जो आपका है ये और क्षैतिज अस्तर, भाई ये तो भाई पैरेलल होगा, तो आप लोग जमीन को भी क्षैतिज अस्तर बोल सकते हो, फिर क्षैतिज रेखा बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक ना, ऐसे आपको क्लियर हो गया। अब मान लो कि भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि जब कोई ऊपर में कोई वस्तु उड़ रही है तो उसको देख रहे हो, तो उसको दृष्टि रेखा बोल रहे हैं। अब सपोज दैट कि आप नीचे कुछ चीज देख रहे हो, जैसे कि मान लो जमीन में कोई चींटी चल रहा है, या फिर यूं समझ लो कि आप लोग यहाँ पे कोई टॉप फ्लोर में, यहाँ पे मान लो कि आप लोग खड़े हो, आपका घर की छत पे आप लोग यहाँ पे खड़े हो, और आपका दोस्त यहाँ पे बाहर में आके आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा है। तो जब आप लोग उसको यहाँ से जब देखोगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे गर्दन झुका के देखोगे नीचे करके, तो ये जो रेखा बनेगी, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। कुछ खास फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक ना, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो आप चाहे नीचे की ओर देखो, चाहे ऊपर की ओर देखो किसी ऑब्जेक्ट को, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वो ऊपर की ओर देखो चाहे नीचे की ओर देखो, वो क्या कहलाएगा? आपका दृष्टि रेखा ही कहलाएगा। ठीक, और ये जो स्ट्रेट जो होगा रेखा, जो आप लोग सीधा देखोगे, जिसमें आपको गर्दन को नहीं थोड़ा उठाने की जरूरत है ना ही झुकाने की, जो स्ट्रेट होगा आपका, जो जमीन के साथ पैरेलल होता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्षैतिज अस्तर कहलाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जमीन ही आपका एक क्षैतिज अस्तर हो, तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से वेरी करेगा। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप लोग क्षैतिज अस्तर, ये आपका क्षैतिज अस्तर हो गया सीधा सीधी, जब लोग क्षैतिज अस्तर से जब ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखते हो, टिंग करके ऊपर करके जब आप लोग कोई वस्तु को देखोगे, तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये जो आपका एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। याद रख लीजिएगा भाई साहब। जो ऊपर की ओर वस्तु है उसको देख रहे हो, तो क्षैतिज रेखा और उस रेखा के, दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, और क्षैतिज अस्तर से जो नीचे की ओर जो आपका दोस्त आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था, जो आपने सिर झुकाया और जो आपकी रेखा बनी, और ये क्षैतिज अस्तर के बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण, ठीक ना, ये आपका क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण। याद रहेगा आपको इतना चीज? बस ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है कि क्षैतिज अस्तर हमेशा भूमि के पैरेलल होता है। ठीक है, कभी कभी जिन केस में आपका ये क्षैतिज रेखा है, तो कभी कभी आपको भूमि को ही क्षैतिज रेखा जैसा कंसीडर करके चलना पड़ेगा। जो आप लोग ऊपर की ओर देखो कोई वस्तु को, चाहे नीचे की ओर देखो, वो जो रेखा बनेगी उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। जब ऊपर की ओर देखोगे और जो आपका क्षैतिज अस्तर है उसके बीच के एंगल को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। क्षैतिज अस्तर और आपका जो नीचे दृष्टि रेखा है उसके बीच का जो आपके पास एंगल बनेगा वो आपका अवनमन कोण होगा। बस ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई। बस यही चीज का आपको यूज पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा 9 नंबर का चैप्टर है ये पूरा डायग्राम पे डिपेंड है। जो सही डायग्राम बनाएगा वो खेल जाएगा और वो नंबर लेके चला जाएगा। तो सही डायग्राम बनाने के लिए आपको इन चारों टर्म का यूज होगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि आपको ऊपर ताकना है, जो कोण बनेगा वो उस कोण को मान दिया हुआ, ऐसा नहीं। वो डायरेक्ट लिखेगा कि उन्नयन कोण इतना डिग्री है, तो आप समझोगे तब तो कि उन्नयन कोण है क्या, तब नहीं लिखोगे। अब देखिए ये चीज तो क्लियर हो गया आपका। अब आपको ये चीज आनी चाहिए। देखिए मैं छोटा छोटी आपको मैं दे देता हूं भाई, थोड़ा टच दे देता हूं आपको जिसको नहीं पता। मैंने आपको एक सीरीज याद करने को बोला था, याद नहीं तो याद कर लो। सबसे पहले आता है साइन, फिर आपके पास आता है कॉस, फिर आपके पास क्या आता है? टेन आता है। उसके बाद क्या आता है? साइन कॉस टेन, फिर कॉट आता है, फिर सेक आता है, फिर कोसेक आता है। मैंने आपको बताया था, याद कर लो।
और सबके साथ क्या लगता है, थीटा एंगल लगता है, क्योंकि बिना थीटा का इन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, इसीलिए चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरे हरे बोल। बेसिकली पंडित का पहला अक्षर पी लिया गया, उसी तरह से इन सभी का पहला अक्षर का पी लिया गया, पहला अक्षर लिया गया। ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक ना, तो ये सीक्वेंस मैंने याद कराया था आपको कि इस सीक्वेंस में आपको याद करना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोसेक, ये याद करने को बोला था मैंने। तो ये जो फर्स्ट वाला रेशियो होता था आपका, ये किसके लिए होता था, साइन के लिए होता था, ये साइन के लिए होता है। यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब। और ये पी क्या होता है आपके पास, ये आपके पास लंब होता था। ठीक, एच जो होता था वो हाइपोटेन्यूज कर्ण होता था। ठीक, और जो बी होता था वो क्या होता था आपके पास, बेस आधार होता था, याद कीजिए। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, पी बटे एस यानी कि लंब बटे में कर्ण। कॉस का क्या आएगा, ये सेकंड वाला यहाँ पे कॉस का होता था, तो देखो बी बटे में एच। ठीक, बेस बटे में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। टेन का यहाँ पे होता था, यहाँ पे टेन का पी बटे में बी यानी कि वही लंब बटे में आधार। ठीक है, अब कॉट का ऐसे हम लोग नीचे चले आते थे, यहाँ पे हम लोग कॉट का देखते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा देखेंगे, यानी कि बी बाई पी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई पी। सेक यहाँ पे आ जाएगा पी बाई एच बाई बी, और कोसेक लास्ट में यहाँ पे आएगा एच बाई पी, एच बाई पी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि बेसिकली मेन ये तीन चीजें होती है, साइन कॉस टेन का, किसी तरह से रट लो इसको या फिर ट्रिक से देख लो। ठीक ना, बाकी ये सब, ये बाकी तीन तो उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, मैंने आपको बताया था। साइन का वैल्यू पी बाई एच है तो कोसेक का क्या होगा, एच बाई पी होगा, उसी तरह से इनका भी आपस में उल्टे होंगे। तो ये सब बेसिक ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो पहला चीज तो ये हो गया, दूसरा चीज तो ये आपको आना चाहिए, और तीसरा चीज टेबल आपको आना चाहिए। कौन सा, त्रिकोणमिति टेबल बोला था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री वैल्यू, वो चीज आना चाहिए। तो उसके लिए आपको भाई मैं बताने वाला नहीं हूं, उसके लिए आपको जो मेरा शायद पार्ट नंबर 2 या फिर 1 में मैंने बताया हुआ 8 नंबर की उदाहरण, 8 नंबर का जब मैंने चैप्टर लिया था उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहां पे मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, तो उसको तो जरूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा हमारा प्लेलिस्ट खुल जाएगा मैथ का। वहां पे आप लोग 8 नंबर के चैप्टर का जो आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, वहां पे जाकर क्लिक कीजिएगा। तो जहां पर भी आपको त्रिकोणमिति का टेबल मिलेगा उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो मैंने सारा ट्रिक बताया हुआ कि कैसे याद करना है, क्या करना है। ठीक, तो इतना काम तो जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, और चलिए आगे बताऊंगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए जितनी चीजें अभी हम लोगों ने सीखा सभी चीज का यूज होना आपका शुरू हो चुका है। हम लोग उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल। दो तरह की लाइन आप लोग जानते होंगे, ऐसे लाइन तो बहुत प्रकार का होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक लाइन आप लोग देखोगे त्रिकोणमिति में या तो खड़ा होगा या तो इस तरह करके लेटा होगा जमीन के साथ। खड़ा होता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, और जो लेटा उसको क्षैतिज बोल लो या फिर बोल लो इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो क्या दिया हुआ आपके पास, धरती पर एक मीनार। मीनार मतलब घर, किसी का भी घर समझ सकते हो भाई साहब, अब आपकी मर्जी, किसी का घर लो। ठीक ना, तो मीनार मतलब ऐसे समझ लो, एक तरह का घर समझ लो ना, क्या जाता है कुछ भी समझने से। तो मान लो कि सपोज आपके पास एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी वर्टिकली जमीन के साथ खड़ी हुई है। और वर्टिकली का मतलब ये है कि जमीन के सरफेस के साथ ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाइए, याद रख लीजिए ये बात। ठीक ना, तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो पाद बिंदु क्या होता है, बेसिकली जिस भी ऑब्जेक्ट की बात किया गया है, जैसे कि मैं एक बिल्डिंग को पकड़ लूं तो वो बिल्डिंग जिस जगह पे जमीन से सटा होगा कि नहीं, वैसा हवा में तो नहीं ना रहेगा। तो जिस जगह पे, जिस बिंदु से वो जमीन के साथ सटा होगा उस भाग को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोला जाता है। जैसे मैं जमीन में खड़ा हूं, ऐसा तो नहीं हवा में हूं, तो वो जमीन में जिस जगह पे मेरा पैर रखा है वो बिंदु क्या कहलाएगा, मेरा पाद बिंदु कहलाएगा। ठीक, तो ये इस मीनार का यहाँ पे ये पाद बिंदु होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो मैं इस मीनार का इस टॉप को ये मान लेता हूं, इस पाद बिंदु को मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या कहा है कि इस पाद बिंदु से आपको 15 मीटर दूर कोई क्या है आपके पास
कोई एक बिंदु है, तो भाई वो बिंदु क्या है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक ना। तो मैं वो जो बिंदु है वो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है और वो बिंदु यहाँ पे स्थित है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 मीटर है। आपको समझ में आ गया कि प्रश्न में कहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, चलिए हम लोगों ने खड़ा कर दिया, जिसको हम लोगों ने ए बी मान लिया, ठीक है। धरती के एक पाद बिंदु से, मैंने धरती में भाई धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मान लो कि ये धरती पर कोई बिंदु है, ठीक है, और ये बिंदु और ये जो आपके पास मीनार है उसके पाद बिंदु की जो दूरी है वो 15 मीटर, ये आपको कहा है, ठीक है। तो मैं चलिए इसको मैं सी मान लेता हूं, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखा यहाँ पे उन्नयन कोण कहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ होता है, क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर जो देखा जाता है वो वाला जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये जो जमीन के साथ सटा हुआ ये जो जमीन है, मैंने आपको क्या बोला था, कभी हो सकता है कि आप लोग देखोगे वो क्षैतिज स्तर हो या फिर जो आपका जमीन होगा उसको हम लोग क्षैतिज स्तर मान के चलेंगे। तो इस केस में हम लोग ये जमीन को क्षैतिज स्तर मान के चलेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपके पास क्षैतिज स्तर हो गया। तो हम लोग का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है आपको इस मीनार का क्या है, देख लो पूरा क्वेश्चन, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण इतना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको टोटल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। कि आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहीं, कि आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करना नहीं, यहां तक ज्ञात करोगे तो आधा ही निकलेगा, यहां तक ज्ञात करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, पर हमको पूरा ज्ञात करना है, यानी हम लोग को इस टॉप से लेकर यहां तक ज्ञात करना है। यानी कि आपका जो ये आपका जो दृष्टि रेखा बनेगा वो सी से ए के पास बनेगा, ठीक ना। तो ये रेखा जिस जगह पे मिलेगा उतना ही लंबाई आपका निकलेगा। अगर मान लो ये दृष्टि रेखा यहाँ पे आके मिले तो ये जो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में बस आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलेगी, लेकिन आपको तो पूरा यहाँ तक ज्ञात करना है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको लेना है, यानी कि आपको कोण ए के पास सी को मिलाना पड़ेगा, ये आपका दृष्टि रेखा बनेगा। तो ये दृष्टि रेखा हो गया आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल या बोलो या फिर बोलो कि क्षैतिज स्तर, क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये जो कोण बनेगा ये आपका उन्नयन कोण बनेगा, जो कि आपका 60 डिग्री गिवन है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से प्रश्न में आपको दिया होगा, आपको मीनार का ऊंचाई दिया हुआ होगा, मतलब मीनार दिया होगा, एक पाद बिंदु से दूरी होगा और एक ऐसे करके आपको मिलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि क्वेश्चन कैसा सेट किया है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया कि डायग्राम कैसे भाई हम लोग को बनाना है। तो बेसिकली हम लोगों ने नाम दे दिया। अब देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको तो पता है आपको क्या ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ए भी ज्ञात करना है। तो मैं बेसिकली चलो इसको मैं एच मान लेता हूं क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है, तो मैं इसको एच मान लेता हूं। तो देखिए आप मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे आपको बनाना है। माना ए भी एक क्या है, मीनार है। लिखना बहुत जरूरी है कि आपने क्या क्या माना हुआ है इसको, ठीक है ना। तो एग्जामिनर सोचेगा क्या क्या कर दिया लड़का। माना ए भी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h, क्योंकि हम लोगों ने इसका ऊंचाई अभी h मान लिया क्योंकि हमको ये तो ज्ञात करना है ना, ठीक है। तथा आपको एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि BC का वैल्यू जो कि आपका क्या था, पाद बिंदु से किसी धरती के एक पॉइंट का बिंदु था, तो हम लोग लिखेंगे BC बराबर क्या दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन बस आपको यही लिखना जरूरी है माना करके कि जो आपने माना हुआ है, मान लो यहाँ टावर देता, मीनार देता, घर देता, तो जो आप लोगों ने जिसको निकालना है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ये ज्ञात करना होता तो हम लोग लिखते माना ये मीनार की ऊंचाई इतना है, तो इस तरह करके हम लोग माना करके लिखेंगे। आगे देखिए आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना, बाकी प्रश्नों में। तो ये समझ में आई आपको। ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, आपको क्या करना है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कि हमें ए बी निकालना है, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ करके छोड़ दो। अब आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे त्रिभुज या फिर लिखो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग ये वाला को थीटा मान लो, याद है ना जी, इसको थीटा मान लो। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा कहाँ माना जाता था, न्यून कोण में माना जाता था। तो चलिए शुरू से बता देता हूं एक बार। मैंने आपको बोला था कि जितना भी त्रिकोणमितीय वो एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, एकदम बना, क्योंकि ये जो मीनार है वो हमेशा 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा जमीन के साथ, तो ये समकोण त्रिभुज बना ना जी। और समकोण त्रिभुज में जो आपका दो न्यून कोण होता है, इस 90 डिग्री को छोड़ के जो दो कोण बनते हैं ये दोनों न्यून कोण होते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री योग होता है, ठीक ना। तो ये दोनों न्यून कोण को ही हम लोग थीटा मानते हैं, और इन दोनों न्यून कोण में से हम लोग को एक न्यून कोण दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री, इसलिए थीटा हम लोग इसको मानेंगे जो कि आपका 60 डिग्री। तो मैंने लिख दिया थीटा बराबर 60 डिग्री है, ठीक।
अब यहां से आपको आगे चीजें समझने के लिए आपको मैं और एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, जो कि 8 चैप्टर का जो आपका उदाहरण नंबर 6 और 7 वाला वीडियो है, उस 6 और 7 जो है आपको उदाहरण नंबर उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको सारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहां से देखिए, तो जनरली आपके पास BC दिया हुआ है, ठीक है, और आपको निकालना है AB निकालना है, ऐसे आप लोग सोचो। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास एक एंगल है BC दिया हुआ है और आपको AB चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा खोजना है जिसमें आपको इस एंगल BC और AC का रिलेशन मिले। तो उसके लिए भाई हमारे पास त्रिकोणमिति जिंदाबाद है। त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर में होता है P/H, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है B/H, टैन थीटा बराबर में क्या होता है P/B, ठीक। क्वाड थीटा बराबर में क्या होता है B/P, सेक थीटा बराबर में क्या होता है, सेक किसका उल्टा है कॉस का, यानी कि होगा H/B हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि H/P हो जाएगा। तो देखो ये तो थीटा है भाई साहब, ये आपका थीटा BC और AB में रिलेशन कौन बताता है, तो देख सकते हो थीटा तो सब में, यानी कि सबका, चल भाई थीटा का तो टेंशन है ही नहीं, बचा आपका ये और ये किस में है। तो सबसे पहले तो ये जान लो भाई फॉर्मूला P और B और H है। तो देखो जिस एंगल की बात किया गया ये वाला थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है आपके पास लंब होता है, यानी कि ये वाला आपके पास P है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मन मन में सोचिएगा, ठीक ना। और जो इसका जस्ट सामने में होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। मतलब एंगल के सामने वाला आधार, सामने वाली भुजा आधार, और एंगल के मुख के सामने वाला जो होता है एकदम जो दिखेगा सीधे में, उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये तो फिक्स है भाई साहब, ठीक। तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि B हो गई, ये H हो गया, ठीक। तो आपके पास PBH आ गया। तो देखो आपको यानी कि B और P में आपको रिलेशन चाहिए, क्योंकि थीटा तो भाई सब में है, तो थीटा का तो टेंशन ही नहीं बचा, P और B को आपको देखना है। तो P और B किस में आता है, तो देखो P और B आपके पास दो जगहों पे आता है, या तो tan में आता है या फिर cot में आता है। तो आप लोग चाहे tan लगाओ चाहे cot लगाओ, दोनों से आपका आंसर आएगा। कैसे, तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आराम से लोगों को पता है, इसीलिए tan थीटा बराबर में क्या होता है P/B आप लोग लिखो। लेकिन P/B अगर आप लोग लिखोगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंने आपको बोला था जब आपके पास एक्चुअल भुजा हो तो उसको एक्चुअल भुजा लिखेगा। तो P क्या है यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे AB लिखे ना कि P। तो क्या होगा AB बटे में क्या होगा B, क्या आपके पास BC, तो यहाँ पे BC लिखे, ठीक ना। तो ये tan थीटा का वैल्यू होता है, तो इसीलिए tan थीटा बराबर में AB बटे BC, बस मान पुट कर दीजिए। tan का tan हो गया, थीटा की जगह 60 डिग्री हो गया, बराबर में AB का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, AB का वैल्यू तो ज्ञात करना है, इसको हम लोगों ने H माना हो तो H लिख दीजिए। BC का वैल्यू आपके पास क्या है देख सकते हो, BC का वैल्यू 15 मीटर है, तो 15 मीटर लिख दीजिए। बस आप इसको सॉल्व कीजिए। tan थीटा का वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल से आपको आना चाहिए। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है tan 60 जगह आप लोग √3 लिख सकते हैं, बराबर में H का ये तो वैल्यू ज्ञात करना है, तो H की H रहने दीजिए। बचा 15, तो 15 रहने दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्योंकि आपको पता है √3 के नीचे में एक होता है सबका मालिक एक। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराइएगा आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 √3 आ जाएगा, बराबर में H आएगा। मैं थोड़ा पलट के लिख देता हूँ इसको, हो जाएगा H बराबर हो जाएगा 15 √3। लीजिए आपका आंसर आ गया मीटर, क्योंकि देखो लो सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, तो ये मीटर लिखना मोस्ट कंपल्सरी, यूनिट को छोड़ना नहीं। सिंपल सा प्रश्न था, कितना आसानी से निकल गया। आपको पता है कि आपको भाई थीटा B और P में रिलेशन चाहिए। थीटा का तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि थीटा सब में आता है। बचा खाली ये दो चीज, तो ये दो चीज किस में आता है, एक tan में आता है और एक cot में आता है। तो tan लगा लो चाहे cot लगा लो, आपका आंसर आएगा। तो जैसे tan लगाकर बनाए आप लोग, चाहे तो cot लगा बना, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। cot का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, cot 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा आपका, इसका B बटे में P होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग BC लिखते हैं, बटे में AB लिखते हैं। बस मैं वैल्यू पुट कर दो। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है कि tan और cot आपस में उल्टा आएगा। tan का वैल्यू √3 है, तो cot का वैल्यू क्या होगा 1 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, जगह 1 बटे √3 बराबर में BC का वैल्यू आपको क्या है 15 दिया हुआ है, और AC का ही तो आपको ज्ञात करना है, जिसको हम लोगों ने H माना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो H बराबर 15 √3 आया। तो बेसिकली आपको गौर बस भुजाओं पे करना है, क्योंकि एंगल तो भाई सब में होगा, बचा भुजाएं, तो जिसमें भुजाओं का रिलेशन मिलेगा, ठीक ना, बस वही से आपको निकालना है।
तो भाई समझ में आ गया आप लोग कि टेन और कॉट दोनों लगा के आप लोग बना सकते हो। तो भाई जनरली आप बच्चे टेन लगाकर बनाते हैं, आप लोग चाहो तो कॉट लगा बना लो। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो आपके पास एक एंगल होगी, एक साइड गिवन होगा और एक आपको निकालना होगा। तो अगर आपके पास दो चीज दी हुई है तो तीसरा चीज आपके पास ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि हर त्रिकोणमिति फॉर्मूला में तीन चीज का रिलेशन होता है, एक एंगल का, एक दो भुजाओं का। तो दो चीज अगर आपके पास दी हुई है तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है, तो अब बस आपको यह देखना है कि कौन सा सुटेबल त्रिकोणमिति अनुपात आपका लगाना है। तो वो आपको भुजा देख के पता चल जाएगा, क्योंकि थीटा तो सब में होता है। ठीक, तो ये आपका एक नंबर का उदाहरण बन गया। अब मैंने इसी को इतना डीप में समझाया हुआ है, इसके बाद जितने भी प्रश्न आएंगे आप धक्का-धक चलेंगे। ठीक है, स्पीड चलूंगा। समझ में आया आपको। चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए। देखिए अब आपके पास उदाहरण नंबर 2 में क्या है सो, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक, एक बिजली मिस्त्री है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, जिसको 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है, उस पर कुछ खराबी आई है, उसको ठीक करना है। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सपोज दैट कि ये एक खंबा है, ठीक है, बिजली का खंबा है। ठीक, ये जमीन पर इस प्रकार से खड़ा है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कि भाई खंबा खड़ा होता है तो कैसा खड़ा होता है? वो वर्टिकली ना होता है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ नहीं ना होता है, या फिर बैंड तो नहीं ना होता है। हमेशा खंबा सीधा ही खड़ा होता है, वो जमीन से 90 डिग्री के एंगल में होता है। अगर खंबा ऐसे खड़ा हो जाए तो वो हवा देगा तो गिर जाएगा ना। क्या खंबा लेटा हुआ होता है? नहीं ना, वो खड़ा ही ना होता है, वर्टिकल होता है 90 डिग्री के एंगल में जमीन के साथ। समझ में आ गया आपको। तो एक खंबा इस तरह से है ये वाला, ठीक ना। ये सब चीजें आपको खुद समझनी पड़ेगी कि वो कैसा होगा खंबा, ठीक ना। यहाँ तो लिखा हुआ नहीं ना है कि वो वर्टिकल खड़ा है, जिसमें इसमें लिखा हुआ तो ऊर्ध्वाधर, वैसा नहीं ना लिखा हुआ है। ये सब कॉमन सेंस है, सब खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखो भाई साहब, लड़की है, लड़का सब क्या कर रहे हो हैं? यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए? पता है नहीं, समझ में आया? देखो अब समझ में आएगा आपको। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एक सीढ़ी लगाना है, और एक सीढ़ी इस प्रकार इस खंबे में लगाना है, ठीक ना, कि जब आप लोग सीढ़ी को लगाओगे ना तो वो सीढ़ी जो होगा जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। साथ ही साथ जहां पे सीढ़ी सटेगा पोल के साथ, ठीक ना, वो पॉइंट और जो आपका पोल है, जो आपका खंबा है, उसका शिखर के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस 1.3 मीटर होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया कि आपके पास एक खंबा दिया गया है, ठीक, और इस खंबा की टोटल लंबाई आपके पास 5 मीटर की है, ठीक, और इस खंबे में आपको एक सीढ़ी लगाना है, क्योंकि इस खंबे में कहीं पे खराबी आपको ठीक करना है, ठीक, और वो खराबी आपको ठीक करने के लिए एक सीढ़ी लगाना है, और सीढ़ी को इस प्रकार लगाना है कि खंबे के शिखर से जो टॉप बिंदु है वहां से 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी तो लगना चाहिए, सटना चाहिए उस जगह पे, और साथ ही साथ जमीन के साथ सीढ़ी 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ये स्थिति को फॉलो करते हुए आपको सीढ़ी को लगाना है। तो वही प्रश्न में कहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो यानी कि अगर मैं इसको A मान लू, इस पॉइंट को मैं B मान लू, इसको मैं C मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं, तो कुल मिलाकर बोलो तो C और D का वैल्यू ज्ञात करना है, या फिर DC बोल लो, DC का वैल्यू ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या है सो, और यह भी बताइए कि खंबे पर पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। पाद बिंदु बोले तो जिस जगह पे वो खड़ा है जमीन के साथ अटैच्ड है, उसको पाद बिंदु बोलते हैं। जैसे कि ये खंबा, बिजली का खंबा है, जमीन से यहाँ पे सटा हुआ है, तो ये वाला इस जमीन का पाद बिंदु कहलाएगा, पैर कह सकते हो पाद बिंदु। मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं मेरा वो पाद बिंदु होगा जमीन के साथ, ठीक। और इस सीढ़ी का यहाँ पे सटा हुआ जमीन से, तो ये वाला पाद बिंदु होगा। तो ये B और C का भी लंबाई आपको फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वही सबसे पहले लिखो माना जो आपके पास AB है, एक बिजली का क्या है, खंबा है, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपके पास, जिसकी लंबाई 5 मीटर है,
तथा आपके पास एक चीज दिया हुआ है एडी, एडी की लंबाई दी हुई है, एडी बराबर 1.3 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब समझिए आपको बीसी भी चाहिए, डीसी भी चाहिए, और आपके पास ये वाला भी भुजा दिया नहीं हुआ है, इसकी लंबाई यानी कि डीबी की भी लंबाई नहीं पता है आपको, फिर बोलो बीडी की भी लंबाई नहीं पता है आपको, तो कैसे निकालिएगा। अभी तक हम लोग एक देख रहे थे कि एंगल एक होना चाहिए, ठीक, और दो भुजा में से एक भुजा गिवन होना चाहिए, दूसरी वाली भुजा अपने आप निकल जाती थी। तो बेसिकली 3 चीजें होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें है ही नहीं, सिर्फ एंगल है आपके पास, 2 भुजाओं है, 2 भुजा में से एक भुजा है ही नहीं, क्योंकि इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में तीनों का तीनों भुजा गायब है। तो फिर कैसे निकालिएगा। ठीक, तो देखो भाई साहब, आपके पास पता है कि AB की कुल लंबाई 5 मीटर है, और इस खंबा को देख लो कि जो D बिंदु है वो 2 भाग में बांटता है। तो अगर आप लोग AD को जोड़ दो और DB को जोड़ दो, या फिर बोलो BD को जोड़ दो, तो कुल मिलाकर आपका AB निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का ही ना पार्ट है। ठीक, तो हम लोग यहां से कुल मिलाकर करा जाए कि अगर हम लोग कुल में यानी AB में अगर हम लोग AD को माइनस कर दे तो हमारा DB निकल जाएगा, BD निकल जाएगा, जो बोल लो। तो हम लोग वही करने वाले हैं। इसीलिए आपको पता है कि AB की जो लंबाई है वो AD प्लस का आपके पास BD है। ठीक, और आपके पास AD का वैल्यू 5 है, AD का वैल्यू 1.3 है, और आपको BD का वैल्यू चाहिए। निकाल लो, इसको इधर भेज दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, BD, यहाँ पे BD होगा। ठीक ना, तो BD का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, जब 5 माइनस का 1.3 किया जाएगा तो आपके पास BD का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 3.7 मीटर निकल कर आएगा। तो लीजिए, आपके पास ये वाला लंबाई आ चुका है 3.7 मीटर। तो आप बताइए, अब आपके पास एक एंगल है, एक साइड आ गया है, तो अब आप लोग ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं। जैसे कि मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, एंगल का तो कोई चीज का टेंशन ही नहीं, क्योंकि एंगल सब में आता है। मेनली देखना है कि भुजाओं का। तो आप सबसे पहले सोचो कि आप लोग पहले BC निकालना चाहते हो कि आप लोग DC निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो। तो चलो, अगर आप लोग DC पहले निकालोगे तो यानी कि आपको DC और जो वाली भुजा दी हुई है जो कि आपका BD है, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आपका आराम से यहाँ पे DC निकल जाएगा। या फिर अगर आप लोग BC निकालना चाहो तो आपको BC और यहाँ पे जो आपके पास BD है इसके बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो सही सब में होता है। खाली देखना पड़ेगा ये वाली दोनों भुजा किस में आती है, तो वो वाला त्रिकोण अनुपात लगेगा, आप ये निकाल सकते हो। तो पहले बताओ किसको निकालना चाहोगे। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। ठीक, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज DBC में थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास, 60 डिग्री। अब जब थीटा ये है आपके पास, तो थीटा के सामने वाला ये आपके पास ये वाला जो होगा, ये BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या होगा आपके लिए, ये आपके लिए लंब हो जाएगा। ठीक, और ये कोण के जस्ट सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा जो वो आधार हो जाएगा, संलग्न इसको बोला जाता है। और ये 90 डिग्री वाला कौन नहीं जानता, इस कर्ण। तो कुल मिलाकर बोलूं तो अभी आप लोग ये निकालना चाहते हो BC, यानी कि आधार और लंब में, क्योंकि लंब हमको पता है, एक भुजा पता होनी चाहिए तो दूसरी भुजा निकल जाएगी। अगर आप लोग कर्ण और आधार का अगर फॉर्मूला देखोगे तो आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको कर्ण भी पता नहीं, आधार भी पता नहीं, आपको कम से कम एक भुजा पता होनी चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल तो गिवन है, तो एक भुजा ये वाला गिवन है, यानी कि हम लोग इसको निकालने के लिए हमको इसका रिलेशन लेना पड़ेगा। यानी आधार और लंब किस में आता है, तो आधार मतलब क्या होता है, B होता है, और लंब मतलब P होता है। तो B और P का रिलेशन किस में आता है, tan में और cot में लगता है। तो या तो tan लगा लो या cot लगा लो, जिसको आप लोग चाहो लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलिए tan तो पहले वाले वीडियो में लगाया था, अब चलिए इस बार cot लगा लेते हैं। ठीक, इसीलिए cot थीटा बराबर में क्या होगा, cot का फॉर्मूला होता है B/P। तो B क्या होगा आपके पास, BC, B मतलब यही आधार, और आपके पास PP मतलब लंब, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपके पास DB, या फिर बोलो BD, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने BD लिखा हुआ है तो यहाँ पे BD लिखेंगे, ऐसा नहीं है BD लिखा हुआ DB। तो कैसे कोई दिक्कत है नहीं, पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी कुछ केसेस में। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दो। ठीक ना, कॉट का कॉट, थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर में BC का वैल्यू ही तो हमको चाहिए, तो BC का BC रहने दीजिए,
बराबर में BD का वैल्यू आपके पास क्या है 3.7 मीटर, सेंटीमीटर तो मीटर को बाद में लिखेंगे, रहने तो अभी नहीं लिखते। यहाँ से आराम से निकल जाए। एक चीज गौर करके नजर आ रहा है ना आपको कि हमारा जो लंब है वो AB नहीं है, DB है, क्योंकि त्रिभुज हमारा बस D के पास से ही गुजर जा रहा है, ये इतने दूर में हो रहा है। ऊपर वाला अलग चीज है, ये AD अलग चीज है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ गलती से AB लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो देखो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो cot 60 डिग्री का 1/√3 होगा। बराबर में BC का ही तो वैल्यू चाहिए हमको, बराबर में 3.7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, BC √3 बराबर में आपके पास आ जाएगा 3.7। ठीक, अब यहाँ से BC का वैल्यू रन दो, उधर से √3 को उधर भेज दो, 3.7 बटे में √3, तो ये आपके पास मीटर आंसर आ गया। लेकिन BC का वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं है। आपको देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में इस तरह करके जब रूट का वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, तो आप लोग वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए रखते हैं। ये आपके पास 3.7 बटे में √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73 दिया हुआ है। काटिएगा तो देखिएगा 2 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 14 मीटर आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग में आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर रूट का वैल्यू दे दे क्वेश्चन में, जो रूट यूज होगा आपका प्रश्न में जो आगे चल के आएगा वो अगर दे दे वैल्यू में तो लिख दीजिएगा, वरना ऐसा का तैसे आंसर रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर आपको मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि ये तो आपका बन गया, अब आपको ये वाला निकालना है कर्ण। तो आपके पास आधार है और लंब आ गया है, कर्ण नहीं आपके पास। यूं फिर यूं बोलो कि BC आपके पास है और BD है आपके पास, अब DC निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ आपके पास दो मेथड्स हैं। जैसे दो मेथड्स हैं आप लोग, या तो फिर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि आपके पास ये वाला देख लो, ये आपके पास मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, आपके पास दो मेथड है। मेथड नंबर 2 में बोलो चाहे 1 बोलो, जो बना है, सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग पाइथागोरस लगा लो, क्योंकि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है ना, तो आप लोग के पास लंब आधार है, कर्ण निकाल लो, या फिर वही त्रिकोणमिति का उपयोग कर लो। तो मैं प्रिफर करूंगा त्रिकोणमिति का उपयोग करना, ठीक ना। तो देखो त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करोगे, तो आपको कर्ण चाहिए। तो अगेन आपके पास थीटा तो है, थीटा का तो टेंशन है नहीं, बचा आपको कौन कौन सा भुजा लेना है। तो भाई आपके पास लंब भी है, आधार भी है, तो चाहे आप लोग लंब और कर्ण को ले लो या फिर आधार और कर्ण को पकड़ लो। ठीक, तो जब लंब और कर्ण को पकड़ोगे, यानी कि आप लोग P और H को पकड़ोगे, तो PH साइन में आता है और कोसेक में आता है। तो आप लोग या तो इन दोनों का उपयोग करके निकाल लो तो भी आपका कर्ण आ जाएगा। लेकिन जब साइन कॉस लगेगा तभी जब आप लोग लंब और कर्ण का, यानी कि आप लोग DB और DC का वैल्यू अगर पकड़ के चल रहे हो तो आपका कर्ण निकल जाएगा। या फिर अगर आप लोग आधार और कर्ण को पकड़ के चलोगे, यानी कि BC और आप लोग DC को पकड़ के चलोगे, तब यानी कि आपको आधार और कर्ण का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि B और H का। और B और H किस में होता है, कॉस और सेक में होता है। तो या तो कॉस से निकालो या सेक से। तो जब आप लोग कॉस और सेक से निकालोगे तो आपको इसको और इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको और इसको पकड़ के चलोगे तो आपको इसको और इसको पकड़ना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी, जिसको पकड़ोगे। तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आप खुद से निकाल के दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा तथा क्या लगाइएगा, अगर आप लोग साइन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, यानी कि आप लोगों को किसको पकड़ना पड़ेगा, इसको और इसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कर लिखिएगा साइन थीटा बराबर में क्या होता है आपके पास, लंब क्या आपके पास BD या फिर BD, और उसके बाद कर्ण क्या आपके पास DC। ठीक, अब थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट करके वाला वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, मैं बता दूं, मैंने लिख कर लाया हुआ था क्या, 4.28 मीटर लगभग आएगा। ये आपका होमवर्क रहा निकालने का। तो लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। तो समझ में आया ना कैसे बनाना है। तो इसीलिए आपको पूरी अच्छे से समझ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। तो पर अगर आप लोग चाहो तो उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर जो आपके पास 7 है, उन दोनों का वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 8 से। और साथ ही साथ आप लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो इंट्रोडक्शन का वीडियो दोनों को देख लीजिएगा। कम से कम तो इतना 8 चैप्टर वाला कर लीजिएगा, तो ये आपका मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ आज का इंट्रोडक्शन भी जाहिर सी बात है आप देख ही लिए हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग आगे उदाहरण करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 उदाहरण है और 16 प्रश्न है प्रश्नावली। बस इतना ही है, क्योंकि एक ही प्रश्नावली है 9.1, बाकी उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक ना। चलिए आगे मिलेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।